नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 15 अगस्त 2013 7 बजे का जन्म है और बेच राजी का इनका जन्म है। इस कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट देखेंगे, फिर उसके बाद कुंडली पर चल के फलादेश निकालना आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देखिए, लग्न सिंह लगन की कुंडली है, 6 अंश का लगन है। लग्न जो है मघा नक्षत्र में है, यानी लग्न जो है सूर्य स्वामी है और केतु के नक्षत्र में यह लगन पड़ा हुआ है। लगन का स्वामी जो सूर्य है वह कर्क राशि में है, 28 अंश का है, आश्लेषा नक्षत्र में है। चंद्रमा की राशि में सूर्य महाराज बैठे हैं और बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा कुंडली में नीच राशि में है, वृश्चिक में, 6 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है। तो चंद्रमा मंगल की राशि में और शनि के नक्षत्र में है। यहाँ पर मंगल को देखिए, मिथुन राशि में है, 27 अंश के हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है। मंगल जो है बुध की राशि में है और गुरु के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में अस्त होकर के कर्क राशि में है, यानी सूर्य के साथ ही है, पूर्ण अस्त नहीं है। 18 अंश के हैं, आश्लेषा नक्षत्र में है। सूर्य और बुध का नक्षत्र और राशि एक ही है। बुध चंद्रमा की राशि में है और अपने ही नक्षत्र में है। गुरु कुंडली में मिथुन राशि में है, यानी कि मंगल के साथ है, 16 अंश का है, आर्द्रा नक्षत्र में है और यह बुध की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। यहाँ पर शुक्र को देखिए, कन्या राशि में है और 4 अंश के हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। शुक्र बुध की राशि में है और सूर्य के नक्षत्र में है। शनि महाराज तुला राशि में है, उच्च के हैं, यानी चौथे भाव में। ये तुला राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है। यहाँ पर शनि उच्च के हैं, 11 अंश पर है, स्वाति नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। राहु कुंडली में तुला राशि में है, यानी शनि राहु की युति है, 17 अंश पर है, स्वाति नक्षत्र में है। राहु शुक्र की राशि में और अपने ही नक्षत्र में है। केतु महाराज मेष राशि में है, 17 अंश पर है, भरणी नक्षत्र में है, यानी केतु जो है मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में है। अब इस कुंडली में एक ग्रह नीच राशि में है, चंद्रमा नीच राशि में है और बुध जो है चंद्रमा की राशि में अति शत्रु राशि में है और शुक्र भी कन्या राशि में नीच राशि में है। 2 ग्रह नीच राशि में है, जो कि यहाँ लग्न कुंडली से स्पष्ट हो जाएगा। सिंह लगन की कुंडली है, 5 नंबर लिखा है, लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ है और चौथा भाव जो है यहाँ पर चंद्रमा बैठा है नीच राशि में, जो जन्म स्थान से दूर ले जा करके ऐसे व्यक्ति का निवास बनाता है। विदेश के भी योग बन जाते हैं, ऐसे में विदेश का सेटलमेंट या जन्म स्थान से कहीं दूर का सेटलमेंट ये बनवाते हैं। विदेश योग इस कुंडली में लागू भी हो गया। लग्नेश जो है सूर्य यह 12वें भाव में है, चंद्रमा की राशि, अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य जल तत्व में है। ये थोड़ा सा ठीक हो गया क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह 12वें में बलवान ठीक नहीं होता। चंद्रमा ठंडे जल की राशि में है तो थोड़ा सा उग्रता को ये शांत करने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ सूर्य जो कि लग्नेश है, यही सूर्य लगन का कारक भी होता है, लगन से बुद्धि का भी विचार होता है। तो जो लगन का स्वामी सूर्य है, कारक भी है, वह बुद्धि के कारक बुध के साथ ही बैठा है, तो ऐसे जातक काफी बुद्धिमान भी होते हैं और बुधादित्य योग भी बुद्धि ही प्रदान करता है, तो इस बालक की बुद्धि काफी प्रखर रह सकती है। द्वितीय भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, नीच राशि में होकर के बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पर बुध की राशि में नीच के हैं, तो शुक्र धन भाव में नीच के हैं। ये थोड़ा सा जीवन में कई बार धन से जुड़ी हुई विसंगतियां लाने का प्रयास करेंगे। तृतीय भाव में शनि महाराज उच्च के हैं, यह व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा
शनि के साथ में राहु, दो क्रूर ग्रह बैठे हैं। सांस और गले से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं। तीसरा भाव हमारी श्वास नली का होता है, फेफड़ों का होता है। तो यहाँ पे दो क्रूर ग्रहों के होने से कुछ सांस से जुड़ी हुई एलर्जी वगैरह आ सकती है। हालांकि कुछ बहुत मेजर नहीं होगा, क्योंकि गुरु की भी यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि जो पड़ रही है वह प्रोटेक्ट भी करेगी, यानी कुछ भी मेजर होने से रोकेगी। अब बात करें चौथे भाव में नीच का चंद्रमा है। ऐसे में जब भी बालक का जन्म होता है, अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो जन्म के समय माता को तकलीफ दे सकता है। सिजेरियन से ऐसे लोग पैदा हों या जन्म के समय थोड़ा ज्यादा तकलीफ माता के लिए बन सकता है। अब अच्छी बात यह है कि यह चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, तो इसलिए चंद्रमा बलवान भी माना जाएगा। और यहाँ पर ये चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का होने के साथ साथ सूर्य जो है चंद्रमा की ही राशि में बैठा है, तो चंद्रमा में बल भी आ जाएगा। पंचम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि पंचम भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है, यानी अपने घर को देख रहा, जो संतानवान बनाएगा, बुद्धि को, प्लानिंग को, योजनाओं को बहुत ही प्रबलता पूर्वक लागू भी कराएगा। छठे भाव और सातवें भाव का जो स्वामी शनि है, ये शनि सिंह लगन के लिए मारक होता है। यह उच्च का होकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से छोटे भाई बहनों से सुख का अभाव रह सकता है। उन या तो हो नहीं, या छोटे भाई बहन हो तो उनसे उतना आत्मीयता संबंध नहीं रह पाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले सूर्य लगन का स्वामी है, तो इनके लिए सूर्य पहला कारक हुआ, कारक ग्रह। दूसरा कारक ग्रह इनका बृहस्पति है, तीसरा कारक ग्रह मंगल है। मारक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनके लिए मारक ग्रह शनि है, जो कि बहुत पीड़ित नहीं है, उच्च के हैं, इसलिए शनि से कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं होगी। दूसरा मारक ग्रह इनके लिए बनते हैं शुक्र महाराज, बुध महाराज, क्योंकि बुध लाभ भाव और द्वितीय भाव के दो क्रूर भावों के स्वामी है, 12 में बैठे हुए हैं। तो शनि और बुध मारक होंगे। चूंकि बुध अस्त भी है, तो इसलिए इन दोनों मार्कों में बुध थोड़ा ज्यादा परेशानी वाला विषय लेकर के आएगा। 8वें भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है शुक्र की। 8वां भाव पीड़ित नहीं है, अष्टमेश लाभ भाव में है, जो आयु आदि को बढ़ाने का काम करेगा। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, कुछ धार्मिक रुझान भी बनाते हैं। वैसे शनि की दृष्टि भी व्यक्ति को धार्मिक बनाने का प्रयास करती है। कर्म भाव का स्वामी ही शुक्र है, द्वितीय भाव में नीच का होकर के जाकर के बैठा हुआ है। शुक्र के नीच भंग को अगर हम देखें तो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, यानी गुरु की राशि में। और यह गुरु जो है केंद्र में नहीं बैठा है, ना तो लगन से केंद्र में है, न चंद्रमा से केंद्र में है। शुक्र के साथ कोई उच्च का ग्रह भी नहीं बैठा हुआ है, इसलिए शुक्र का नीच भंग नहीं हुआ है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा को देखें, चंद्रमा के साथ कोई उच्च का ग्रह नहीं है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा उसका स्वामी मंगल भी केंद्र में नहीं है, न चंद्रमा से न लगन से, तो नीच भंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह नीच का असर देंगे, लेकिन चंद्रमा का नीचत्व उतना असरकारी नहीं रहेगा। अब ये होगा यहाँ पे का, चंद्रमा नीच का है, नीच भंग भी नहीं है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है और वही नीच का है, तो इसलिए जातक का मन थोड़ा अस्थिर, चित्त अस्थिर, अत्यधिक चंचलता, और थोड़ा सा इस चीज का भान कम रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज से लाभ हानि हो सकती है, इस चीज की फिक्र व्यक्ति थोड़ा कम कर पाता है। ये ऐसी समझ थोड़ा कम आ पाती है। तो ये चंद्रमा गड़बड़ है, वैसे भी द्वादशेश है। चंद्रमा और शुक्र दोनों के लिए विधिवत जप और इनकी वस्तुओं का दान करने से इनका अशुभ प्रभाव कम होगा और पढ़ाई लिखाई में प्रदर्शन और अच्छा हो जाएगा। इनके लिए अगर लगन का स्वामी सूर्य 12वें में है तो शिक्षा ठीक रहेगी। हाई स्कूल की शिक्षा के दौरान थोड़ा सा प्रदर्शन वीक रहेगा, लेकिन तृतीय भाव मजबूत है तो इंटरमीडिएट की शिक्षा और अच्छी हो जाएगी। इंटरमीडिएट 12वीं के बाद की शिक्षा घर से दूर स्थान पे कर सकते हैं और विदेश के लिए भी शिक्षा के लिए प्रयास किया जा सकता है।
यानी थोड़ा सा हाई स्कूल का वीक आता है, फिर उसके बाद चीजें ठीक नजर आ रही हैं। अब इस कुंडली में अगर आप देखें तो चंद्रमा अकेला तो है, लेकिन चंद्रमा से पिछले भाव में दो ग्रह बैठे हैं, शनि महाराज भी हैं। तो ऐसे में चंद्रमा का केंद्रुम दोष पीड़ित नहीं करेगा, हालांकि मानसिक चंचलता बहुत बढ़ा के रखेगा। दूसरी बात, यहाँ पर केतु है, यहाँ पर राहु है, चंद्रमा बाहर है, इसलिए काल सर्प दोष भंग हो गया है। अगर कुंडली के अच्छे योग को देखें तो मंगल और गुरु इनके कारक हैं और दोनों साथ में लाभ भाव में बैठे हैं। आमदनी बड़ी अच्छी कराएंगे, लाभ बहुत अच्छा कराएंगे। हाँ, पैसा बचाने के मामले में, सेविंग के मामले में गड़बड़ी रहेगी, क्योंकि धन भाव में नीच का ग्रह है और धन भाव का स्वामी 12वें भाव में गया, तो सेविंग बहुत नहीं कर पाएंगे, कमाएंगे बहुत अच्छा पैसा ये। इसके साथ साथ ये जो शनि और राहु एक साथ बैठे हैं, ये शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में है और शुक्र नीच का है, तो शनि राहु के योग से थोड़ा शारीरिक रूप से दुष्प्रभाव आएगा। अस्थमा, सांस की दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं ये दोनों ग्रह। अगर इस कुंडली में आप बात करें धन योग की, तो धन योग आने का ठीक है, बचने के लिए उतनी अच्छी संभावनाएं नहीं दिखाई देती हैं। सप्तमेश चूंकि उच्च का है, तो इसलिए पत्नी जो मिलेंगी वो भी तेजवान मिलेंगी, उच्च कुल की मिल सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी कुंडलियों का भी आकलन करें, होरा कुंडली सिंह लगन की है, तो यानी इनके धन पर देवताओं का अधिकार रहेगा, देवताओं के मंदिर आदि जाना इनके लिए ठीक रहेगा। D3 अगर हम देखते हैं देशकाल कुंडली, तो लगन ठीक है इनका, लगन में क्रूर ग्रह केतु, D3 में क्रूर ग्रह लगन में रहने से व्यक्ति मेहनती होता है। यहाँ पर भी शुक्र नीच का है, इनकी कई कुंडलियों में शुक्र बार बार नीच मिलेगा, चंद्रमा नीच मिलेगा, ये दोनों ग्रह इनके लिए समस्याप्रद होंगे, क्योंकि ये बार बार नीच के आ रहे हैं। डी लगन में तो नीच का ही है, D3 में शुक्र नीच का है, D4 में नीच का है, चंद्रमा नीच का है, तो चंद्रमा और शुक्र के लिए विधिवत जप और दान जरूरी रहेगा। तो देशकाल कुंडली इनकी ठीक है, मेहनत परिश्रम वाली कुंडली दिखाई दे रही है। चतुर्थांश कुंडली देखें तो लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं है, यहाँ भी चंद्रमा यहीं पर नीच का है, यहाँ भी नीच का है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि विदेश गमन या जन्म स्थान से दूर के सेटलमेंट के योग बनेंगे। यहाँ पर सूर्य महाराज उच्च के हैं राहु के साथ, यानी भाग्य इनका अच्छा साथ देगा, भाग्य इनके जीवन में बुलिश रहने वाला है। D7 देखते हैं, जहां से संतान का विचार होगा, तो लगन में ही गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठ गया है और लग्नेश पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए संतान का सुख ठीक दिखाई दे रहा, संतान का योग काफी अच्छा है, संतान में समस्याएं आने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। D9 देखें तो लगन में मंगल बैठा है, पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा तेज रहने वाला है इनके स्वभाव से, हालांकि ये मांगलिक वगैरह नहीं है, तो भी इनकी पत्नी में जो है थोड़ा तेज अधिक रहेगा, जो कि थोड़ा हावी रहेंगी। लग्नेश बुध है, लगन को देख भी रहा है, तो यानी पत्नी में कोई चारित्रिक रूप आदि से गड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो पत्नी रहेंगी, भाषा बोली ठीक रहेगी, बहुत अत्यधिक शारीरिक मेहनत करने वाली इनको पत्नी नहीं मिलेंगी, यानी सुख मिलेगा पत्नी को। पत्नी का भी बार बार स्थान परिवर्तन होता रहेगा इनके साथ, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। सप्तम भाव में बुध बैठा है, यानी विवाह से इनका भाग्य ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा। सूर्य गुरु राहु दशम में है, यानी ये संकेत दे रहा कि इनकी जो पत्नी होंगी वो भी कुछ ना कुछ कामकाजी रहेंगी। दशमांश कुंडली देखते हैं तो D10 में लग्नेश शुक्र है, और ये शुक्र जो कि लग्नेश है आकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, काफी अच्छे योग में है, ठीक है। बुध की राशि में बैठे हैं, यहाँ पर बुध भी उच्च का होकर के बैठा है, यानी काम काज का तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ काम करेंगे वहां पर सारे सुख साधन भी इनको प्राप्त होंगे। यहाँ पर मंगल राहु की युति छठे भाव में है, कामकाज वाले स्थल पर गुप्त शत्रुओं का होना भी, विरोधियों का होना भी दिखता है।
लेकिन कामकाज काफी ठीक रहने वाला है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता को अगर देखें तो माता का कारक जो चंद्रमा है वह ठीक है, चौथे में है। माता से सुख सहयोग मिलने की संभावना है। सूर्य महाराज भी नवम में बैठे हैं, पिता से भी सुख सहयोग मिलेगा। इसके अलावा अगली कुंडली पर इनके चलते हैं तो आ जाता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में लगन में 25 पॉइंट मिले हुए हैं। एवरेज पॉइंट जो होता है ये 28 होता है, जो थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। लाभ का स्तर जो है 27 पॉइंट है, धन में 27 है, व्यय में 25 है। तो धन भाव में और लाभ भाव में व्यय से अधिक पॉइंट है, इसलिए जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं आएंगी। तृतीय भाव में 23 पॉइंट है, शारीरिक मेहनत और श्रम बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे, बौद्धिक ही करेंगे। यहाँ पर 27 पॉइंट है, लगन से अधिक है, यानी कि सुख साधन इनको मिलेगा। संतान का भी सुख साधन ठीक रहेगा। कंपटीटर्स इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 32 पॉइंट है। यहाँ पर 24 पॉइंट्स हैं, यानी पत्नी और इनके में ज्यादा अंतर नहीं है। लगन में 25 है, पत्नी भाव में 24 है, दोनों का थोड़ा सा समावेशी विचारधारा रहेगा। यहाँ पर 27 पॉइंट है अष्टम में, ठीक है, जो कि लगभग इनकी कुंडली में 27 पॉइंट कई जगह पर है, तो ये आयु को ठीक ठाक करता है। भाग्य इनका ज्यादा प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में सबसे अधिक पॉइंट है और कर्म में भी अधिक पॉइंट है। भाग्य और कर्म का अच्छा गठजोड़ इनके जीवन में बनने वाला है। दशाओं की बात करें तो वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। शनि सिंह लगन के लिए मारक है, बीच बीच में तबीयत वगैरह में कुछ छोटी छोटी चीजें बाधा डालती रहेंगी। अभी शनि की महादशा में मंगल का अंतर खत्म हो गया है, राहु का शुरू हो चुका है। तो इसी शनि राहु के दशा में सांस और गले से जुड़ी कुछ समस्याएं कभी कभी आ सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको सांस और गले से एलर्जी वगैरह से, धूल मिट्टी से बचाने की जरूरत रहेगी। इसके बाद बुध महाराज की महादशा आ जाएगी और ये बुध महाराज 12वें भाव में बैठे हुए हैं। धनेश लाभेश होकर के पढ़ाई वगैरह में इन्वेस्टमेंट इस दशा में लगता रहेगा, खर्चा पढ़ाई में जाता रहेगा। फिर अगली दशा केतु की आएगी। केतु महाराज कुंडली में ठीक है, गड़बड़ नहीं है। केतु का फलादेश अच्छा जाएगा। फिर इधर शुक्र आएंगे। शुक्र कुंडली के द्वितीय भाव में नीच के हैं। शुक्र की शांति जरूरी रहेगी। दशाओं का क्रम कुछ बहुत विशेष ठीक नहीं पड़ रहा है। जो अच्छी दशाएं हैं वो शुरू में नहीं मिलती नजर आ रही हैं। अच्छी दशाएं जीवन के पूर्वार्ध में आ रही हैं। एक बार फिर से लगन कुंडली पर चलते हैं और आपको यहाँ से पुनः कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। कुंडली ठीक है, बहुत अच्छे राजयोग वाली नहीं है, लेकिन सामान्य स्तर से थोड़ा ऊपर की है। यहाँ देखिए सिंह लगन है, लग्ने सूर्य 12वें में है, तो सूर्य का स्टोन नहीं पहनना है। मंगल और गुरु ये दो सबसे अच्छे ग्रह हैं कुंडली में, तो मंगल के लिए मूंगा, गुरु के लिए पुखरास लॉकेट बना के गले में डाला जा सकता है। शरीर और सेहत से जुड़ी कभी कोई समस्या आती है तो शनि और राहु इन दोनों ग्रहों की वस्तुओं का दान किया जा सकता है। वैसे शनि राहु की युति से शापित दोष बनता है, तो शापित दोष की भी शांति करवानी चाहिए। अब विवाह की अगर बात करें तो विवाह पश्चिम दिशा में होने की संभावना सबसे अधिक है। पश्चिम और दक्षिण दिशा का कॉर्नर जो बनेगा उस दिशा में इनका विवाह होगा। वैवाहिक जीवन इनका ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में समस्या नहीं है, संतान से समस्या नहीं है, घर से दूर रहेंगे, विदेश रहेंगे, घर से दूर प्रॉपर्टी वगैरह बनेगी। पढ़ाई में हाई स्कूल की पढ़ाई थोड़ा सा वीक रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद चीजें काफी अच्छी चलेंगी। ग्रहों का पुष्कर नवमांश चेक करते हैं। इस कुंडली में नवमांश कुंडली में गुरु सूर्य राहु बुध ऐसी स्थिति में है कि ये पुष्कर नवमांश में आ सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले सूर्य को कर्क राशि में 28 अंश के सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, तो कर्क राशि में 28 अंश पे पुष्कर नवमांश नहीं होता है। सूर्य पुष्कर नवमांश में नहीं है। बुध को चेक करते हैं। बुध कर्क राशि में 18 अंश के हैं, तो कर्क राशि में 18 अंश पर पुष्कर नवमांश नहीं आता है, तो बुध भी पुष्कर नवमांश में नहीं है। राहु को चेक करते हैं। तुला राशि में 17 अंश के हैं और तुला राशि में
17 अंश में पुष्कर नवमांश आता है। 16 अंश 20 मिनट से लेकर के 20 अंश तक होता है। तो राहु इस कुंडली में पुष्कर नवमांश में भी स्थित है, यानी पुष्कर नवमांश में स्थित ग्रह का फल थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ विष नवमांश भी चेक कर लेते हैं। लगन इनका सिंह लगन है, 6 अंश का है, तो सिंह लगन में 6 अंश पर विष नवमांश नहीं होता है। सूर्य कर्क राशि में 28 अंश का है, तो सूर्य इनका विष नवमांश में है। चंद्रमा को चेक करते हैं, वृश्चिक राशि में 6 अंश का है, ये विष नवमांश में नहीं है। मंगल मिथुन राशि में 27 अंश का है, मिथुन राशि में 27 अंश पर विष नवमांश नहीं होता है। बुध कर्क राशि में 18 अंश का है, विष नवमांश में नहीं है। गुरु मिथुन राशि में 16 अंश का है, मिथुन राशि में 16:40 तक होता है, गुरु 16:48 पे है, विष नवमांश से बाहर हो गया। शुक्र कन्या राशि में 4 अंश का है और कन्या राशि में 3:20 तक ही होता है, यहाँ 4 है, 4 अंश 4 मिनट, इसलिए विष नवमांश में नहीं है। शनि तुला राशि में 11 अंश का है और तुला राशि में 11 अंश पर विष नवमांश नहीं होता है। राहु तो पुष्कर नवमांश में है, इसलिए विष नवमांश में नहीं आएगा। केतु मेष राशि में 17 अंश का है, यह भी विष नवमांश में नहीं है। सूर्य विष नवमांश में है, तो थोड़ा सा सूर्य से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। पिता को थोड़ा सा परेशानी, आत्मविश्वास की कमी और कभी कभी थोड़ा सा आंखों में तकलीफ आने की संभावना रहेगी। अब इस कुंडली का जो मुख्य उपाय है, एक तो शुक्र का जपदान, चंद्रमा का जपदान और श्रापित दोष की शांति। जीवन ठीक ठाक नॉर्मल दिखाई दे रहा है, बहुत अत्यधिक राजयोग नहीं है अच्छे, ना ही कोई बहुत विशेष दुर्योग है, इसलिए सामान्य स्तर का जीवन अच्छा चलता रहेगा। रुपया पैसा धन आगमन जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है।